ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। जब हम चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ले देकर 6 सेक्शंस हैं, छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 241 टू 246, लेकिन बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, और लास्ट में क्लास सेक्शन तो मैं कहूँगा सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी आता है और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में भी 2-3 बार आ चुका है, तो remains relevant for the advanced company law paper, or I'll say that class section वाला part, and obviously executive program के लिए तो relevant है ही है, old syllabus new syllabus सबके लिए relevant है, इनफैक्ट मैं कहूँगा सीए सीएमए हर जगह ही आता है चैप्टर। तो well then operation mismanagement while getting started with this, इससे पहले कि मैं चैप्टर को पढ़ना शुरू करूं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सवाल जवाब की तरह चलें जैसे पहले चलते थे। और हाँ, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कहूंगा हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा झगड़ा हुआ इस चैप्टर के अंदर, उस झगड़े के बारे में थोड़ा सा 2 लाइनें। रतन टाटा और साइरस मिस्त्री आपस में खूब लड़े, एंड बहुत बढ़िया लड़ाई। हाँ, नवंबर दिसंबर 2016 वो टाइम जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था और मोदी जी रात को 8 बजे आए थे। मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आज रात से सारे पुराने वाले 500,000 रुपए के नोट बंद। वो टाइम याद है? तो अगर वो टाइम याद है, उसी वक्त ये झगड़ा हो रहा था, और साइरस मिस्त्री जो 4 साल से चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स के, विच इज होल्डिंग कंपनी इन द टाटा ग्रुप, उनको हटाया गया था उन दिनों में बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट, एंड बेसिकली रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, और वो सब कुछ चल रहा था। चेयरमैन, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, इनको चेयरमैनशिप से हटाया, उसके बाद शेयर होल्डर्स ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया बाय ई वोटिंग, और इनको हटा दिया गया फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑल्सो। और उसके बाद फिर मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, और फिर एनसीएलटी में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एनसीएलटी ने बोला कि आपको जो हटाया गया है वो लीगल प्रोविजंस के हिसाब से हटाया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द पावर टू रिमूव द चेयरपर्सन। उसमें फिर रोने वाली क्या बात है, क्योंकि कंपनी लॉ में तो कहीं चेयरपर्सन के रिमूवल का कोई सेक्शन नहीं है। और जहां तक डायरेक्टर के रिमूवल की बात है, तो शेयर होल्डर्स कैन पास द रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर। मिस्टर साइरस मिस्त्री, अगर शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास करके आपको रिमूव किया है, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? जो भी हुआ लीगली हुआ। एनसीएलटी में गया तो इन्होंने वहां लॉजिकली काफी कुछ बोला कि मैं 4 साल से कंपनी का चेयरमैन डायरेक्टर था टाटा सन्स में, और उसके अलावा टीसीएस वगैरह जो अदर विच आर अदर बिग कंपनीज इन टाटा ग्रुप, और मेरे राज में मेरे चेयरमैन रहते हुए कंपनीज को बहुत फायदा हुआ, कंपनी की इक्विटी की वैल्यूएशन 40-50% बढ़ गई। और इन्होंने रतन टाटा के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए कि रतन टाटा ने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हुए हैं, वो लैंड रोवर जगुआर का टेक ओवर किया है, वो लॉस मेकिंग कंपनीज है, वहां पर टाटा ग्रुप का पैसा वहां पर बर्बाद हो रहा है, और उसके अलावा इंग्लैंड में कुछ कंपनीज का टेक ओवर किया है और वहां पर हमारा पर डे का $1 लाख का लॉस हो रहा है। तो और पता नहीं क्यों ऐसे एक्विजिशंस किए हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से वो डिसीजंस मुझे जाते नहीं है। तो लेकिन रतन टाटा जो है वो मुझे एज पपेट नचाना चाहते हैं पर्दे के पीछे से, और वो मैं नाचना नहीं चाहता हूँ। And he belongs to Cyrus Mistry. On the left side, he belongs to Shapurji, Pelonji, Mistry, family. Or once again, one of the super rich families in Mumbai, and they hold 18.4% shares in Tata Sons, which is flagship holding company of Tata Group above TCS. TCS के लेवल के ऊपर, तो छोटी चीज नहीं है। खूब लड़ाई लड़ी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फाइनली एनसीएलटी ने, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बोला कि साइरस मिस्त्री ठीक बोल रहे हैं और इनको चेयरमैनशिप से हटाया गया गलत, इनको दोबारा से चेयरमैन बनाओ। फिर वो रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने अपील फाइल की इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, जो हटाया गया सही हटाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल प्रोविजंस फॉलो करके हटाया गया, तो आप इसको ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी हुआ एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर लीगल प्रोविजंस हुआ। जबरदस्त लड़ाई 2021 में जाकर ये लड़ाई अब खत्म हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 2021 में। बट मैं वो लड़ाई के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, ये वो लड़ाई है डेट वाइज किस तरीके से चली। 2012 में साइरस मिस्त्री वाज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ टाटा सन्स लिमिटेड। उस वक्त रतन टाटा वाज द की मैन, जिन्होंने इनको इनवाइट किया, अपॉइंट किया टू बिकम द चेयरपर्सन, और बाद में 2016 में इनको हटा भी दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हटाया, और बाद में चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन 2017, जनवरी 2017। बट कुछ केसेस और हैं जो सबको पता होने चाहिए चैप्टर शुरू करते समय, ये इंपॉर्टेंट है ये पता होना, ताकि चैप्टर का बेस बन जाएगा, तो सेक्शंस पढ़ते हुए आप कोरिलेट कर पाओगे। फिर एक वो विजय माल्या का केस सबको पता ही है, विजय माल्या इन्होंने क्या मिसमैनेजमेंट किया किंगफिशर एयरलाइंस के अंदर।
वेल किंगफिशर एयरलाइंस में इन्होंने क्या फ्रॉड किया, अपने एरोप्लेन्स के ऊपर जो लीज पे लिए हुए थे, एरोप्लेन्स परचेज भी नहीं किए हुए थे, वेल एयरबस कंपनी से या बोइंग से लीज पे लिए हुए थे, लीज लाइक 10 इयर्स और 50 इयर्स लीज। उन एरोप्लेन्स को ये जब हिंदुस्तान से पहले पहले तो इन्होंने उन एरोप्लेन्स के ऊपर क्या किया, वेल बैंक लोन्स ले लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 19 बैंक्स का एक कंसोर्टियम था, ग्रुप ऑफ 19 बैंक्स, जिनसे लोन ले लिया कुछ 4-5 हजार करोड़ का, और वो उन एरोप्लेन्स के ऊपर एक तरीके से चार्ज क्रिएट कर दिया। और आपने चार्ज का चैप्टर पढ़ा ही, वो CHG1 फॉर्म फाइल कर दिया एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 77 एंड ऑल दैट। तो इन्होंने बैंक लोन्स ले लिए और वो बैंक लोन्स लेकर पैसा वैसा इधर उधर गायब कर दिया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। ऊपर से क्या गड़बड़ की, ये एरोप्लेन जब फ्लाई होकर इंडिया से मलेशिया जाते थे या इंडिया से सिंगापुर जाते थे, वहां पर इन्होंने वो इंजीनियर्स की कोई टीम हायर की हुई थी। वो लोग क्या करते थे, एरोप्लेन को खोल के अंदर से नए कंपोनेंट निकाल के पुराने कंपोनेंट लगाकर एरोप्लेन को बंद करके वापस फ्लाई करके इंडिया भेज देते थे। सोच के देखो, मतलब एरोप्लेन के अंदर सारे ब्रांड न्यू एरोप्लेन्स हैं और वो वेल वहां जाते हैं और वहां किसी बहाने से उनको कि जी हम री इंजीनियरिंग कर रहे हैं और वटेवर, किसी बहाने से एरोप्लेन को वहां खोला जाता है, कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं और वो नए कंपोनेंट्स निकाल कर पुराने कंपोनेंट लगाकर कबाड़ लगाकर नए कंपोनेंट मार्केट में बेच दिए जाते हैं और पुराने कंपोनेंट लगाकर वो एरोप्लेन जो है वो वापस इंडिया आ रहा है। और धीरे धीरे करके बहुत सारे एरोप्लेन के कंपोनेंट्स अंदर से चेंज होते रहे और यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता ही नहीं है। और फिर फाइनली वेल, और सोच के देखो कितना रिस्क हो गया सवारियों के लिए जो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवलर्स के लिए कितना रिस्क है। पता चला वापस आते हुए एरोप्लेन कहीं हवा में खुल गया और बोल रहा है कि पुराने कंपोनेंट है, पुराने कंपोनेंट है। खैर व्हाटएवर, बट नाउ द पॉइंट इज, जब यहाँ बैंक्स का लोन रीपे नहीं किया, डिफॉल्ट किया और बैंक्स ने कहा ये हम एरोप्लेन जो है सीज कर लेंगे, पहली चीज तो पता चली कि भाई वो एरोप्लेन तो किंगफिशर के है ही नहीं, वो तो लीज पे लिए हुए हैं, वो तो ओन्ड एरोप्लेन्स नहीं है। तो आप क्या करोगे सीज उसमें, और क्या आप पैसा रिकवर करोगे। अच्छा जी, दे आर ग्राउंडेड और उनको जमीन पे रोक दिया गया है। बाद में जब खोला गया वैल्यूएशन के लिए तो पता चला कंपोनेंट ही पुराने हैं, फंस गए बैंक्स। और माल्या साहब रातों रात फ्लाई करके बेंगलोर एयरपोर्ट से जेट एयरवेज में बैठकर चले गए वेल इंग्लैंड, और वहां जाकर उन्होंने शादी भी कर ली एक 32 साल की लड़की से जो किंगफिशर एयरलाइंस में पहले एयर होस्टेस थी। अब वो वहां मजे ले रहे हैं और यहाँ बैंक रो रहे हैं, और यहाँ पर वेल ऑब्वियसली कहना चाहिए कि बैंक्स का पैसा डूब गया, मिसमैनेजमेंट। और बैंक्स ने क्या किया, विजय माल्या साहब का वो जो लोगो था, किंगफिशर एयरलाइंस का जो लोगो था जिसपे किंगफिशर बर्ड बना हुआ है और लिखा है फ्लाइंग गुड टाइम्स, उसकी बोली लगवाई कि उस ट्रेडमार्क के ऊपर भी हमने 400-500 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है। तो जब उसकी बोली लगवाई गई, दिल्ली में एक इकलौता बोली लगाने वाला कोई आया और उसने कहा मैं 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, ये किंगफिशर का लोगो जो है ना कलरफुल, ये मुझे पसंद है, ये दे दो, मैं टॉफियां बनाता हूँ, उन टॉफियों के ऊपर लगाऊंगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो बैंक्स ने भगा दिया। एक ही बिडर आया, और वो भी यार अजीब सी बात है, बैंक्स को अकल आई कि भाई ट्रेडमार्क के ऊपर इतने बड़े बड़े 400 करोड़ रुपए के लोन नहीं दिए जाते, ट्रेडमार्क की वैल्यू तभी तक होती है जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, बिजनेस डाउन तो वैल्यू खत्म। एक केस और लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे, सहारा इंडिया एंड दैट सहारा ने तो बहुतों को बेसहारा किया। और सहारा के ओनर कौन, सुब्रता रॉय। सुब्रता रॉय होल्डिंग 70% शेयर्स ऑफ सहारा, 36,000 करोड़ के डिपॉजिट्स ले लिए पब्लिक से और फिर बाद में रीपे नहीं किए, और मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गया कि भाई ये क्या बदतमीजी है, लाखों लोग रो रहे हैं जिनसे आपने डिपॉजिट ले लिए और फिर आपने रीपे नहीं किए पब्लिक डिपॉजिट्स। और वो फिर बाद में सुब्रता रॉय को जेल भी हुई और ये सब कुछ रहा। यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास एक्शन सूट के लिए, ये मेंबर्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर किसकी प्रॉब्लम है, डिपॉजिटर्स। और ये डिपॉजिटर्स आज की तारीख में वेल क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 245 के अंदर, दे कैन फाइल द क्लास एक्शन सूट। डिपॉजिट के प्रोविजंस में भी लिखा हुआ है क्लास एक्शन सूट, उधर सेक्शन 74 में भी लिखा हुआ है, एंड सेक्शन 74 इज मेकिंग अ रेफरेंस टू सेक्शन 245, लिंकेज connectivity of section 74 and 245 for filing the class action suit। तो क्लास एक्शन सूट मेंबर्स भी फाइल कर सकते हैं 245 में, और क्लास एक्शन सूट डिपॉजिटर्स भी फाइल कर सकते हैं। तो रोने वाले लोग अब दो हो गए यहां सेक्शन 245 में, और पहला है मेंबर्स और दूसरे हैं डिपॉजिटर्स। तो लॉ मेकर अब दो लोगों का ध्यान रखना है, शेयर होल्डर्स का और डिपॉजिटर्स का इन दीज प्रोविजंस।
पहले जब ओल्ड कंपनीज एक्ट में हम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पढ़ते थे तो सिर्फ मेंबर्स के फायदे के लिए पढ़ते थे कि मेंबर्स का ध्यान रखा जा रहा है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंड ऑल दैट। अभी मैं कहूंगा न्यू कंपनीज एक्ट में 245 में दोनों है, मेंबर्स भी हैं डिपॉजिटर्स भी। कितने मेंबर्स कितने डिपॉजिटर्स कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। जस्ट अ सेकंड। अब फाइनली चैप्टर में आगे शुरुआत करने जा रहे हैं और मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर आपके लिए। द क्वेश्चन नंबर 1 कमिंग अप फॉर यू और आंसर देते जाइएगा फटाफट। कैन टू शेयर होल्डर्स फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव सोल्ड द फैक्ट्री एट अ वेरी लो वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फैक्ट्री इज मच हायर? 100 करोड़ की फैक्ट्री 20 करोड़ में बेच दी। कैन टू शेयर होल्डर्स फाइल द केस और फाइल सूट against BOD that they sold off factory at very low value or very low price? एक्चुअल प्राइस 100 करोड़ था, आपने तो 20 करोड़ में बेच दी। यस और नो? सो पॉइंट ए यस, पॉइंट बी नो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। हाँ जी, तो आई एम काउंटिंग 10, राइट डाउन द आंसर इन द लाइव चैट एंड देन आई विल गिव द आंसर फ्रॉम माय साइड। और अगर आपने आंसर लिखा है यस तो आपका आंसर गलत है, अगर आपने आंसर लिखा है नो तो आपका आंसर सही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वेल आई विल से इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज, एक तो वो आपने फॉस वर्सेस हार्बॉटल का केस पढ़ा होगा ऑब्वियसली। फॉस वर्सेस हार्बॉटल नाम याद है? एक इक्का दुक्का माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मुंह उठाकर नहीं आ सकते केस फाइल करने के लिए, और अगर केस फाइल करना है तो कंपनी itself has the power to sue and be sued in its own name, and if company wants to file the suit, company will file the suit acting through majority shareholders। एक तो वो कहानी है, एक दो शेयर होल्डर कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कंपनी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेल मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स विल पास द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू फाइल द सूट अगेंस्ट the board of directors, then the suit will be filed against the board of directors in the name of the company। that is the right method of filing the suit। पहली चीज याद होगा सबको। और दूसरी चीज यहां पर वेल एट द सेम टाइम जब फैक्ट्री बेची गई तो उस वक्त भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन कुछ पास किया गया फॉर द सेल ऑफ फैक्ट्री, फॉर द सेल ऑफ अंडरटेकिंग। आप वो जब पावर्स पढ़ते हैं, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो पढ़ते हैं ना वहां पर पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सर्टेन पावर्स विच आर एक्सरसाइजेबल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। तो वो सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एसआर पास किया गया फॉर द सेल ऑफ अंडरटेकिंग। अगर वो अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में फिट हो जाती है तो सेल ऑफ अंडरटेकिंग। अब मैं उस क्राइटेरिया को अभी नहीं खोलूंगा, मतलब 2 रीजन बताना चाहता था मैं आपको। पहला रीजन, फर्स्ट रीजन फॉस वर्सेस हार्बॉटल, और रीजन 2 अगर वो अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में फिट हो रही है और वो वाकई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 20%, याद होगा आपको 20% क्राइटेरिया। तो सेल ऑफ अंडरटेकिंग 20% क्राइटेरिया में अगर फिट हो रही है तो वहां तो बल्कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेकर बेचा गया, और अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेकर बेचा गया तो फिर तो इक्का दुक्का शेयर होल्डर्स को तो बोलने का भी हक नहीं है, अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने खुद ही अप्रूवल दिया था कि फैक्ट्री बेच दो एट व्हाटएवर प्राइस। अब वो रीजन नंबर 2 तो चलो बात की बात है, लेकिन रीजन नंबर 1 तो सबसे पहले है that 1 or 2 small shareholders cannot simply file the case against the company। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, can a single shareholder file the complaint? Can a single shareholder file the complaint against the board of directors in the NCLT or wherever authorities, suitable authorities that मुझे रजिस्टर ऑफ मेंबर इंस्पेक्ट नहीं करने दे रहे हैं, रजिस्टर मेंबर इंस्पेक्ट नहीं करने दे रहे हैं, यस और नो? आई एम रिफ्यूज्ड द इंस्पेक्शन ऑफ आरओएम। आरओएम बोले तो रजिस्टर ऑफ मेंबर, कि सर मुझे इंस्पेक्ट नहीं करने दिया गया, इज नॉट अलाउड टू बी
inspected by me, yes or no? हाँ जी, सिंगल शेयर होल्डर। तो अगर आपने आंसर दिया यस तो आपका आंसर सही है। सही क्यों है? सही क्यों है? व्हाट इज द रीजन? सही क्यों है? ऊपर दो शेयर होल्डर्स को तो मना कर दिया, नीचे सिंगल शेयर होल्डर को अलाउ कर दिया, एंड द आंसर इज यस। हाँ जी, सिंगल शेयर होल्डर को अलाउ कर दिया। व्हाई? क्योंकि उसका लीगल राइट, इंडिविजुअल लीगल राइट उसको एक्सरसाइज नहीं करने दिया गया। एवरी मेंबर हैज द स्टैट्यूटरी राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जब हम बात करते हैं सेक्शन 88, तो एवरी मेंबर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और अगर उसका इंडिविजुअल स्टैट्यूटरी राइट उसको एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा, तो सिंगल मेंबर कैन गो एंड फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगेंस्ट द कंपनी। अलाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल राइट का मामला है। ऐसे ही अगर वो जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है और वहां बाहर गुंडे खड़े कर रखे हैं और उसकी फोटो पकड़ के खड़े हैं हाथ में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन गुंडों को फोटोग्राफ दे दी, अगर ये बंदा दिख जाए, अगर इस शक्ल का आदमी दिख जाए, तो इसको एजीएम के बाहर वहीं रोक देना और दो लगाना है इसको वहीं बाहर सड़क के ऊपर, ऑडिटोरियम में अंदर आने मत देना। तो इसको उठाकर सड़क पे फेंक देना बाहर, हो सके तो पटरी के दूसरी तरफ, मतलब सड़क के दूसरी तरफ पैक कराना और समझा कराना कि इधर आने की जरूरत नहीं है। तो अगर उसको उसका राइट है टू अटेंड द एजीएम और उसको वो अटेंड नहीं करने दी जा रही, गुंडे खड़े कर रखे हैं, उसको कंपनी के ऑफिस में भी नहीं आने देते, तो कैन ही फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? आंसर इज यस। अच्छा, अगर मैं कहूं कैन अ सिंगल शेयर होल्डर फाइल द कंप्लेंट? वेल, दैट ही इज रिफ्यूज टू इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग। कैन ही फाइल द कंप्लेंट कि सर मुझे मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग इंस्पेक्ट नहीं करने दिए गए? यस और नो, यस और नो, यस और नो। आई एम काउंटिंग 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर आपने आंसर यस दिया है तो गलत है, अगर आपने आंसर नो दिया है तो सही है, क्योंकि मेंबर्स के पास मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग इंस्पेक्ट करने का कोई लीगल राइट नहीं होता। मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग इंस्पेक्ट करने का लीगल राइट होता है। जनरल मीटिंग खत्म होने के 30 दिन बाद जब मिनट्स तैयार हो जाते हैं उसके बाद वेल दे हैव द लीगल राइट। और लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है वेल मेंबर्स हैव द पावर टू इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, then they have the power to inspect the minutes of board meeting, because company law is silent about inspection of the minutes of board meeting by the members. Articles may or may not provide this power to the members. अगर आर्टिकल्स में पावर नहीं दी है मेंबर्स को, तो फिर मेंबर्स के पास पावर नहीं है और फिर वो कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, देन आई मूव ऑन फर्दर एंड आई विल से अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ आपके लिए, अगर आपको याद हो परचांस, सेक्शन 244, and that is how many members can file complaint to NCLT against oppression or mismanagement, कि सर हमें ऑपरेस किया जा रहा है, हमें मिसमैनेज या कंपनी को मिसमैनेज किया जा रहा है। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट। सर अब दो बातें हैं। क्या दो बातें हैं? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में भी पब्लिक कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी, दोनों, मे बी पब्लिक मे बी प्राइवेट कंपनी, बट हैविंग शेयर कैपिटल। तो और अगर कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो कितने होंगे? सर वेल याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सर इसमें भी दो क्राइटेरिया थे, एक नंबर क्राइटेरिया था और एक इशूड कैपिटल क्राइटेरिया था। एक तो था मिनिमम 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और दूसरा था और 100 मेंबर्स। फिर दोनों में हम कहते थे विच एवर इज लेस। तो अगर कंपनी में है लेट अस से 50,000, 50,000 मेंबर हैं, तो फिर उस केस में फिर कितने मेंबर्स कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? 1/10 ऑफ 50,000, 5,000 और 100 विच एवर इज लेस, तो 100 मेंबर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूँ पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी में मेंबर ही सिर्फ 10 हैं, ओनली 10 मेंबर्स इन द पब्लिक कंपनी, हाउ मेनी मेंबर्स कैन फाइल द कंप्लेंट? 1/10 ऑफ 10 मतलब 1 मेंबर कैन फाइल द कंप्लेंट, फिर 100 की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी और 7 मेंबर्स हैं,
हाउ मेनी मेंबर्स कैन फाइल द कंप्लेंट? तो 1/10 ऑफ 7 मतलब 0.7। अब 0.7 मेंबर ऐसा तो है नहीं कि अपनी एक आम खोल के घर में रखकर जाएगा और मैं 0.7 आ गया। तो 1 मेंबर उस केस में भी 1 मेंबर, दैट इज ए प्राइवेट कंपनी है, एक शेयर होल्डर के पास 70% शेयर्स हैं, एक के पास 30% है, तो 1 मेंबर काउंटिंग से चलेंगे तो 1 मेंबर कैन फाइल द कंप्लेंट। छोटे वाला जाकर बड़े के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर रहा है, ये बड़े वाला मुझे ऑप्रेस करता है, परेशान करता है। नो, वैसे छोटे खोटे होते हैं टाइम्स, आपके घर में भी शायद आपका कोई छोटा भाई बहन होगा जो खोटा होगा, है ऐसा कोई? यस और नो, लाइव चैट में बता देना। दूसरी तरफ वेल issued capital criteria and we say the any member or members may be singular or plural, एक भी चलेगा, सिंगल भी चलेगा और दो मिलकर भी है तो भी चलेगा। members holding at least how much? 1/10 of total issued capital देखते हैं, पेड अप कैपिटल नहीं देखते हैं, क्या फर्क है? इशूड कैपिटल देख रहे हैं, पेड अप कैपिटल नहीं देख रहे हैं। तो अब मैं कहूंगा दो बातें ध्यान देने वाली, पहली बात तो इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी ले लो और इक्विटी शेयर कैपिटल भी ले लो, दोनों मिलाकर ले लो। फर्स्ट थिंग 1/10 ऑफ टोटल इशूड कैपिटल, दैट इज इट। और दूसरी चीज, कौन से शेयर पार्टली पेड अप है, कौन से फुल्ली पेड अप है, वो भी नहीं देखना आपको। आपको तो देखना टोटल इशूड कैपिटल कितनी है, आपको सिर्फ फेस वैल्यू पकड़ लेनी है, टोटल फेस वैल्यू ऑफ द preference share capital and total face value, aggregate face value of the equity share capital issued by the company till date, aggregate कर लो और उसका 1/10। सिंगल मेंबर के हाथ में है वो कंप्लेंट फाइल कर ले, और अगर मल्टीपल मेंबर्स मिलाकर एग्रीगेट होल्ड कर रहे हैं 1/10 तो वो फाइल कर ले। एग्जाम में याद रखना पेड अप नहीं है, इशूड है। और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो फिर क्राइटेरिया क्या है? कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो क्राइटेरिया क्या है उस केस में? सर ये तो आसान है सर, याद है, एटलीस्ट 1/5 of total number of members, at least 1/5 of total number of members। अच्छा, कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसे में ज्वाइंट शेयर होल्डर दो हैं, मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर दो का नाम है, मिस्टर ए मिस्टर बी, दो हैं सिंगल शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर और दोनों साइन करते हैं, तो इट विल बी काउंटेड एज 1 और 2। वो लाइव चैट में बता दीजिएगा 1 और 2, आई विल बी काउंटिंग 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अगर आपने आंसर 1 दिया है तो वो सही आंसर है, और अगर आपने आंसर 2 दिया है तो मतलब आपको पढ़ाई और करने की जरूरत है अभी, बिल्ला। और 1 दिया तो आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, आप रीकैप कर रहे हैं चीजों को। देन आई विल से वन मोर थिंग, अगर कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल और किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के कॉल्स इन एरियर्स हैं, तो क्या वो कॉल्स इन एरियर वाला जो शेयर होल्डर है क्या वो साइन कर सकता है कंप्लेंट के ऊपर, और क्या वो काउंटिंग में काउंट होगा 1/10 में और 100 में? आंसर इज नो 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 नो। वन लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर ऑन दिस काउंटिंग पार्ट, कि अगर मेंबर्स ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, अगर मेंबर्स ये क्राइटेरिया फुलफिल कर ही नहीं रहे हैं, 1/10 वाला भी नहीं और 100 वाला भी नहीं, कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे, कैन दे फाइल द कंप्लेंट स्टिल? क्या वो अभी भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? यस और नो में आंसर दीजिएगा, यस और नो, यस और नो। आई एम काउंटिंग 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपने आंसर नो दिया है तो वो आंसर बिल्कुल गलत है, अगर आपने आंसर यस दिया है तो वो आंसर वेल सही डायरेक्शन में है, लेकिन उस सही डायरेक्शन में आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी कि फिर वो अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं और कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि परमिशन दे दो प्लीज कि हम एनसीएलटी के पास कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अब वन मोर स्मॉल क्वेश्चन, वेल एक मेंबर था जिसके पास अकेले ही 1/10 थे ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, उसकी डेथ हो गई। अब उसके लीगल हायर्स कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, उनका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में है नहीं, लीगल हायर्स जिसका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में था उसकी डेथ हो गई, डाइड। हाँ जी, वेदर द लीगल हायर्स कैन फाइल द कंप्लेंट? यस, और उनका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में एंटर नहीं हुआ, वो मेंबर वर्ड में फिट नहीं हो रहे हैं अभी, क्योंकि लॉ मेकर ने तो सेक्शन 244 में वर्ड यूज किया है मेंबर, और आपको मालूम है मेंबर और शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है, मालूम है ना, जिसके हाथ में शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर होता है, लेकिन वो मेंबर हो ये जरूरी नहीं है। अगर उस शेयर होल्डर का नाम रजिस्टर्ड मेंबर में एंटर हो गया है तो वो मेंबर है, अदरवाइज वो मेंबर नहीं है। याद होगा सबको, सिंपल टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर।
बच्चों वाला छोटा सा टॉपिक था। तो लीगल हायर्स का नाम रजिस्टर मेंबर में एंटर नहीं हुआ है, कैन दे फाइल अ कंप्लेंट? दे होल्ड 1/10 इशूड शेयर कैपिटल। हाँ जी, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो आई एम काउंटिंग 10 फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर आपने आंसर दिया है नो तो आपका आंसर गलत है, अगर आपने आंसर दिया है यस तो सही है। तो सर ये क्या पहेली है? तो ये पहेली जो है इसका जवाब जो है वो डिसाइडेड केस है। मैं कहूँगा कंफ्यूज हो गया था। और पर्सनली बात करूं तो आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज व्हेन आई वेल सॉ दिस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम। और ये क्वेश्चन मैंने तब देखा था जब मैं खुद सीएस एग्जीक्यूटिव में था। जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में था ये क्वेश्चन तब देखा था। और ये क्वेश्चन तब से सिलेबस में चला आ रहा है। ओल्ड एक्ट में भी यही क्वेश्चन पूछते थे, न्यू एक्ट में भी रेलिवेंट है। कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। और डिसाइडेड केस का नाम आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड वाइड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मार्गरेट टी डेसर। लीगल हायर्स of deceased member can file complaint under section 241 read with 244। और केस का नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मार्गरेट टी डेसर। even if their name is yet not entered in ROM, बोले तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। एंड रिगार्डिंग दीज पीपल एक सवाल और आ जाता है अब यहाँ पर, सवाल से दिस इज इंपॉर्टेंट नोट। अब एक सवाल और है, इनिशियली 100 मेंबर्स ने कंप्लेंट फाइल की, बाद में 50 ने कंप्लेंट विड्रॉ कर ली और 50 अभी भी कंप्लेंट के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। वो इनिशियली 100 मतलब वही 100 वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे शुरू में, 100 वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे शुरू में, और 100 मेंबर्स ने कंप्लेंट भी फाइल की। लेकिन बाद में कंप्लेंट हियरिंग में आई, फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग, और अभी हियरिंग पे हियरिंग चल रही है, तारीख पे तारीख, बीच में 50 मेंबर्स ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली। क्या एनसीएलटी को केस के साथ कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, या एनसीएलटी की ऑप्शन है कि चाहे तो कंटिन्यू करें या ना चाहे तो कंटिन्यू ना करें, या कंपलसरी कंटिन्यूएशन है, एनसीएलटी को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा या ऑप्शनल? हाँ जी, whether the complaint is still valid or void if 50 out of 100 withdraw। अगर आपने आंसर दिया है, अभी तक आंसर दे चुके हैं कि कंपल्सरी कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो आंसर सही है। 50 out of 100 withdraw the consent from complaint। NCLT shall मतलब mandatory continue with the hearings with the matter। Rajamudri Electrical Supply Company versus Nageshwar Rao, the decided case of Supreme Court of India। I repeat the name, Rajamudri Electrical Supply Corporation versus Nageshwar Rao। और ये केस तो हम शुरू से पढ़ते रहे हैं हमेशा, रूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, वहीं पर ही पढ़ लेते थे चैप्टर के शुरू शुरू में। अब मेरा एक सवाल और है यहाँ पर आपके लिए, और वो ये है, मेरे पास कंपनी में 48% शेयर्स हैं मेरे पास, और आप सब लोगों के पास कंपनी में 52% शेयर्स हैं। और 52% सिर्फ आप सब लोग नहीं है, कंपनी में 5 लाख शेयर होल्डर है जिनके पास वो, किसी के पास 0.1%, किसी के पास 0.2%। आई होल्ड 48% alone। 5 lakh shareholders hold will 52% shares of the company
लेकिन वो स्कैटर्ड हैं। इन लोगों में से प्रैक्टिकली 5 लाख शेयर होल्डर्स एंड दे होल्ड 52% शेयर्स। प्रैक्टिकली इनमें से सिर्फ 2%, 3%, 4% है जो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। डोमिनेट कौन करेगा? प्रैक्टिकली ओनली 3% पार्टिसिपेट। बाकी सब लोग तो स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हैं, आज खरीदा, कुछ दिन के बाद रेट बढ़ेगा, बेच देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। वोटिंग राइट से मतलब ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली 3% पार्टिसिपेट इन वोटिंग राइट्स। डोमिनेट कौन कर रहा है? डोमिनेट तो अभी भी यही कर रहा है प्रैक्टिकली। हाँ जी, क्या हम कहें जिसके हाथ में 48% शेयर्स है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है? इज ही मेजॉरिटी शेयर होल्डर? यस और नो? अब इसका जवाब नहीं दूंगा मैं आपको, आंसर मैं नहीं दूंगा, आप सोचो। आप सोचो कि इसको मेजॉरिटी शेयर होल्डर बोले या नहीं बोले, या वो जो बैलेंस 52% शेयर होल्डर है पब्लिक, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है? कौन है मेजॉरिटी शेयर होल्डर? So I am not giving the answer, you think about it. मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। एक प्राइवेट कंपनी है, मिस्टर ए होल्ड्स 70% shares, B holds 30% shares, A files complaints to NCLT against B कि मुझे परेशान कर रखा है, मुझे ऑप्रेस कर रखा है। कैन ही फाइल द कंप्लेंट? files complaint to NCLT for or against the operation by B. NCLT will reject the complaint, will accept the complaint, reject or accept against operation by Mr. B कि मिस्टर बी ने मुझे परेशान कर रखा है। हाँ जी, NCLT will accept और रिजेक्ट। क्या करेगा NCLT? अगर आपने आंसर दिया रिजेक्ट तो आपका आंसर गलत है, अगर आपने आंसर दिया एक्सेप्ट तो आपका आंसर सही है। और ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ही हमेशा माइनॉरिटी को परेशान करते हों, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी मेजॉरिटी को परेशान कर सकते हैं। Mr. A fulfills the criteria of 1/10 of total issued capital and he fulfills the criteria of that 1/10 of total number of members. तो अगर वो सेक्शन 244 का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, डिसाइडेड केस है, डिसाइडेड केस है। और केस का नाम भी बता देता हूँ आपको। दिस इज वेल द नेम ऑफ द केस इज राधे श्याम गुप्ता, भगवान जी का नाम ले रहे हैं, राधे श्याम गुप्ता वर्सेस करनाल ऑयल्स एंड अलाइड मिल्स लिमिटेड। राधे श्याम गुप्ता वर्सेस करनाल ऑयल्स। बाकी तो आप गूगल सर्च भी करोगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। तो मिस्टर ए फुलफिल्स व्हाट? फुलफिल्स क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन 244, therefore he can file the complaint। 244 के बारे में बहुत सारी बातें हो गई और एग्जाम में आता है इसलिए सारी बातें कर रहा हूँ। 244 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मैं अब आपको उल्टा लेकर आ रहा हूँ, आपसे अब कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेशन? व्हाट इज ऑपरेशन? सर ऑपरेशन तो बड़ा आसान है सर, वो जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को परेशान करते हैं सर, वही होता है ऑपरेशन। और ऑपरेस करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, उनकी चलती नहीं है, बेचारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर रोते रहते हैं। सर ऐसे ही कुछ पढ़ा था। लेकिन ऑपरेशन की पॉइंट नंबर 1, ऑपरेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है कंपनीज एक्ट। नो डेफिनेशन इन कंपनीज एक्ट इन सेक्शन 2। जहाँ सारी डेफिनेशन है तो वहाँ कोई डेफिनेशन नहीं। हाँ, सेक्शन 241 को रेफर करते हैं,
उसमें कुछ कुछ समझ में आता है दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स इज बीइंग ऑप्रेस्ड। तो वो सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है a particular group of a single shareholder is being oppressed or a particular group of shareholder is being oppressed। और अभी तो हमने उल्टा देखा, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर कह रहा है सर मुझे ऑप्रेस किया जा रहा है सर, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे भाई मेजॉरिटी शेयर होल्डर कंप्लेंट फाइल कर रहा है एनसीएलटी में कि 10-11 साल हो गए हैं मैं मेरी कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास नहीं कर पाता हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन का मुंह नहीं देखा पिछले 10-11 साल से। क्यों? जिसके हाथ में 30% शेयर्स हैं वो हर बार नेगेटिव वोट देता है, हर बार स्पेशल रेजोल्यूशन फेल हो जाता है, और वो कह रहा है चाहे कंपनी के फायदे के लिए हो तो भी पास नहीं होने दूंगा। मैं भी दिखाऊं ना, मेरे पास 30% है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए तो 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है और वो तो तुम्हारे पास है नहीं, और मेरे होते हुए जिंदगी भर तुम मरते दम तक कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही नहीं कर पाओगे। अब वो ऐसी कहानी चल रही है कि 10-11 साल से एसआर पास नहीं हुआ, चाहे कंपनी के फायदे के लिए भी हो रहा हो, मिस्टर बी पास करने नहीं देता, तो मिस्टर ए इज फीलिंग ऑप्रेस्ड। समझ में आ गई कहानी सबको? So here we say no definition, refer this 241(1)(a), AB। वैसे हम बोलते हैं there is something which is harsh, there is something which is burdensome for the shareholders। तो अब सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, well question number 2, who is doing the operation? ऑपरेशन करता कौन है? शेयर होल्डर्स ऑपरेशन करते हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी को ऑपरेस कर रहे हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मेजॉरिटी को ऑपरेस कर रहे हैं, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑपरेशन करते हैं? कौन करता है, ए या बी? हु इज डूइंग ऑपरेशन? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। कौन कर रहा है ऑपरेशन? हाँ जी, या दोनों? बोथ ऑफ अबव। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या ऑपरेस कर सकते हैं? एक तो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर ने माइनॉरिटी को ऑपरेस किया, या माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को। एक है कि बीओडी ऑपरेस कर रहे हैं। कैन द बीओडी ऑपरेस? आंसर इज यस, बीओडी कैन आल्सो ऑपरेस। अब फॉर एग्जांपल बीओडी ने कुछ शेयर होल्डर्स को शेयर्स राइट इशू में नहीं दिए, बोनस इशू में नहीं दिए, मतलब बोनस इशू लेकर आए, राइट इशू लेकर आए, सारे शेयर होल्डर्स में बांट दिया, 95% शेयर होल्डर्स में बांट दिया, 5% शेयर होल्डर्स को बोला साइड हो जाओ, तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती। तो इट इज बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑपरेसिंग फ्यू मेंबर्स जिनको मिलना चाहिए था बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, और नहीं दिया गया। तो आंसर इज बोथ कैन डू द ऑपरेशन, बोथ। अब एक सवाल और है ऑपरेशन को लेकर। ऑपरेशन जो है वो आजकल चल रहा होना चाहिए, या पास्ट में हो चुका है, या फ्यूचर में, फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, या सब कुछ हो सकता है? पास्ट में हो चुका है वो ऑपरेशन है, पास्ट में रॉन्गफुल एक्टिविटीज जो हो चुकी हैं, कुछ शेयर होल्डर्स को दबाया गया है फॉर फ्यू शेयर होल्डर्स और ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स। प्रेजेंट में चल रहा है, कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूस है, या फ्यूचर पॉसिबिलिटी है? तो आंसर इज ऑल थ्री। और ऊपर वाले जो दो हैं वो सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में है, और जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है वो सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में है। लेकिन वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी के पीछे एक बेस है, अगर वो बेस है, अभी बात करूंगा अभी उस बेस के बारे में, तो ही हम कहेंगे यस यू कैन फाइल द कंप्लेंट्स टू एनसीएलटी अगेंस्ट द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। वो बेस होना चाहिए तभी कंप्लेंट फाइल हो पाएगी, तो वो बेस होना जरूरी है। अदरवाइज कंप्लेंट फाइल नहीं हो पाएगी। And then moving on further into this, the next question that we are having, that is regarding the mismanagement. Similar mismanagement को लेकर 3 सवाल है मेरे। What is mismanagement? Who is doing the mismanagement? And the timing of mismanagement, past, present या future possibility। तो what is mismanagement? तो हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को गलत तरीके से चला रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर डूइंग deliberate
जानबूझकर मिसमैनेज कर रहे हैं कंपनी को, तो दैट इज मिसमैनेजमेंट। अच्छा, अगर एक सवाल है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी तरफ से तो पूरी मतलब कोशिश कर रहे हैं कंपनी सही चले, लेकिन कंपनी लॉसेस 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 में है, वेल और हमारी जो राइवल कंपनीज हैं, हमारी कंपनी की जो राइवल कंपनीज हैं वो सारी प्रॉफिट 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 में है, हमारी कंपनी लॉस में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉफिट में आ जाए लेकिन आ नहीं पा रही है और लॉसेस में चलती जा रही है, एक्चुअली समझ ही नहीं है बिजनेस करने की। तो ऑनेस्ट तो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन अनवाइज कंडक्ट है, समझदार नहीं है। क्या ये मिसमैनेजमेंट है? इज इट मिसमैनेजमेंट? यस और नो? यस और नो? अगर आपने आंसर दिया है यस, तो आपका आंसर गलत है, और अगर आपने आंसर दिया है नो, तो आपका आंसर सही है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग ओवर हियर, डेलिब्रेट होना चाहिए, अनवाइज कंडक्ट नहीं होता। हु इज डूइंग द मिसमैनेजमेंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पॉइंट ए, और बी शेयर होल्डर्स, और पॉइंट सी बोथ। तो हम कहेंगे प्राइमा फेसी मिसमैनेजमेंट तो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। शेयर होल्डर्स में से अगर कुछ शेयर होल्डर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं, मतलब फिर वो एज डायरेक्टर मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। विजय माल्या, तो मतलब ऑब्वियसली दैट इज वन एग्जांपल देयर। देन टाइमिंग में पास्ट, प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर पॉसिबिलिटी, और हम कहेंगे ऑल थ्री। ऑल थ्री और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए वही बेस है सेक्शन 241 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, वो अभी हम रीड करेंगे। पास्ट और प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूअस के लिए 241 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, दैट इज ए। सो दिस इज हाउ वी मूव ऑन फर्दर। एंड एक सवाल यहां पर आ जाता है दिमाग में एकदम से, और वो सवाल ये है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस साल इक्विटी डिविडेंड रिकमेंड करने से मना कर देते हैं, फाइनल इक्विटी डिविडेंड, तो फिर वो एजीएम में वो बेचारे डिक्लेयर क्या करेंगे? लास्ट क्लास में अब डिविडेंड की बात हो ही रही थी पीछे। तो इफ बीओडी रिफ्यूज, प्रॉफिट है कंपनी में, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो क्या इसको मिसमैनेजमेंट कहेंगे? इफ बीओडी रिफ्यूज टू will recommend the final dividend even though the company has big profits, then whether it is mismanagement? Yes or no? A और B? Yes और no? अगर आपने आंसर yes दिया है तो गलत है, और अगर आपने आंसर नो दिया है तो सही है। मिसमैनेजमेंट क्यों नहीं है? मिसमैनेजमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो डिक्लेयर करे, रिकमेंड करें, ना चाहे तो रिकमेंड ना करें, कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो है नहीं टू डिक्लेयर द डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और आपको मालूम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए तो वैसे भी डिक्लेयर करना नहीं पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए तो वैसे ही डिक्लेयर करना नहीं होता, वो तो ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए तो। Then one more thing at the same time, मूविंग ऑन, अब जब हम शेयर होल्डर्स के पीछे बात कर रहे थे तो आपको एक नीट एंड क्लीन टेबल दिखा दूं एंड देन आई विल कम बैक। अब मैं ये टेबल दोबारा रीड आउट नहीं करूंगा आपके लिए, बस आपको वो हिंट दिखा रहा हूँ। इसमें वो 100 मेंबर्स, 1/10 मेंबर्स, 1/10 of total number of shareholders, 1/5 of total number of members, company having share capital, not having share capital। और याद रखिएगा इशूड शेयर कैपिटल की बात होती है, पेड अप की बात नहीं होती है। कॉल्स इन एरियर वाले साइन नहीं करेंगे, 2 or more persons are signing jointly, they will be counted as one member, that is there। और एक important चीज है, अगर कुछ मेंबर एप्लीकेशन पे साइन कर रहे हैं और बाकी सब मेंबर जो हैं वो रिटन कॉन्सेंट दे देते हैं कि हमारे बिहाफ पर हो गया,
हम एप्लीकेशन के ऊपर साइन नहीं कर रहे, सेपरेट रिटन कंसेंट दे रहे हैं टू सपोर्ट एप्लीकेशन, तो वो रिटन कंसेंट भी ऐसे ही माना जाएगा कि उन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर ही साइन किया है, तो वो चलेगा, वो भी चलेगा, दैट इज देयर। और एनसीएलटी चाहे तो वेल अप्रूवल दे सकते हैं, मैंने शायद पहले सीजी बोला था, सॉरी आई एम फॉर सॉरी फॉर दैट। एनसीएलटी चाहे तो एनसीएलटी कैन वेव ऑल और एनी ऑफ द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड अबव। तो अगर मेंबर्स ऊपर दिया गया कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं और फिर भी कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, तो एनसीएलटी से परमिशन मांगेंगे, परमिशन दे दो टू फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, और एनसीएलटी ने परमिशन दे दी तथास्तु, तो दोबारा एनसीएलटी में फिर से जाएंगे। अब हम दोबारा आ गए कंप्लेंट फाइल करने के लिए, पहले आए थे परमिशन मांगने के लिए, कंप्लेंट फाइल करने के लिए, और परमिशन मिल गई है तो अब दोबारा आए हैं एक्चुअल कंप्लेंट फाइल करने के लिए। अब वापस आ जाते हैं। अच्छा, ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में एक जो बेसिक डिफरेंस हम बोलने के लिए बोल देते हैं वो ये है कि ऑपरेशन जो होता है वो कुछ मेंबर्स के अगेंस्ट होता है, वन मेंबर के अगेंस्ट या ग्रुप ऑफ मेंबर्स के अगेंस्ट। मिसमैनेजमेंट पूरी कंपनी के लिए प्रिजुडिशियल होता है, प्रिजुडिशियल और हार्मफुल फॉर द होल कंपनी। एग्जाम में हार्मफुल नहीं लिखते, एग्जाम में प्रिजुडिशियल लिखते हैं, दैट इज द करेक्ट लीगल वर्ड टू बी यूज्ड। और ऐसे ही ऑपरेशन बोलते हैं, इट इज प्रिजुडिशियल टू वन मेंबर और a group of members, that is operation, that is how we say. And then moving on further with that, I'll say एक चीज और जो हम obviously बात करते हैं यहाँ पर, अभी वापस आ जाते हैं नोट्स में, एंड वेल टॉकिंग अबाउट दैट प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के बारे में जब चैप्टर के बारे में शुरू कर रहे हैं, वो एक तरफ मेजॉरिटी हैज इट्स वे, दूसरी तरफ माइनॉरिटी हैज इट्स से। तो रूल ऑफ डेमोक्रेसी कहता है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं कंपनी में रेजोल्यूशन पास करेंगे, ऑर्डिनरी या स्पेशल, और एक बार रेजोल्यूशन पास हो गया तो कंपनी के ऊपर, फुल कंपनी के ऊपर बाइंडिंग है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी सर झुकाकर मानना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने लीगली रेजोल्यूशन पास किया है, तो सबके ऊपर बाइंडिंग है। और नीचे राजामुद्री इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन का जो केस है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा हुआ है कि इट इज अ रूल ऑफ डेमोक्रेसी कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स डिसीजन लेंगे एज पर मेमोरेंडम, एज पर आर्टिकल, एज पर कंपनीज एक्ट, बोनाफाइड इन गुड फेथ, तो कोर्ट भी बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो कोर्ट की कोई इंटेंशन नहीं है मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस के साथ इंटरफेयर करने की। दिस इज द रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस और प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, रूल ऑफ डेमोक्रेसी। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं और माइनॉरिटी को सर झुकाकर मानना होता है। दूसरी तरफ माइनॉरिटी हैज इट्स से या फिर माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटी राइट्स एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन कभी इसके ऊपर आया नहीं है, मेरा तो मानना है आना चाहिए, आया नहीं, तो आई एम नॉट रीडिंग दिस। और हम फुल बैच होता तो करते ही हैं, अभी तो फोकस एग्जाम के ऊपर है, तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस। ऑपरेशन के बारे में और मिसमैनेजमेंट के बारे में हमने बात कर ली, और ये बातें भी हो गई कि प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट इवेंट भी हो सकती है, और फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और ये दोनों तरफ ही है, बोथ साइड। एक तरफ कहते हैं ऑपरेसिव टू मेंबर और मेंबर्स, और दूसरी तरफ कहते हैं प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ होल कंपनी, दैट इज द। बाकी बीच में पब्लिक इंटरेस्ट की भी बातें होती है, प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। आप ये मानो प्रैक्टिकल लाइफ में तो कई बार समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहाँ क्या हो रहा है, भाई गड़बड़ है, बस गड़बड़ है, और हम 241 में कंप्लेंट फाइल करने के लिए पहुंच गए हैं, दैट्स इट। अब आप उसको ऐसे कैटेगराइज कर लो, वैसे कर लो, लेकिन मामला 241 में फॉल कर रहा है, जब भयंकर गड़बड़ कंपनी में हो ही रही है। वही विजय माल्या केस हो गया, या व्हाटएवर आई विल से साइरस मिस्त्री ने जैसे केस उठाया, व्हाटएवर। देन वी आर सेइंग, लेकिन ये कहते हैं कि एनसीएलटी ये जरूर चेक करेगा दोनों ही केसेस में, दोनों ही तरफ, कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं, सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है कंपनी के अंदर, द सिचुएशन इज सो मच डिटेरियोरेटेड, कि हालात तो ये कह रहे हैं कि एनसीएलटी को अभी के अभी वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर देना चाहिए और कंपनी को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर एनसीएलटी ने वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया तो वो फिर उन माइनॉरिटी या कंप्लेनिंग शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, इसलिए एनसीएलटी वाइंडिंग अप ऑर्डर पास नहीं करेगी, उसके बजाय एनसीएलटी रेमेडियल ऑर्डर पास कर देगी, जो कि आगे सेक्शन 242 में दिए गए हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ 13 रेमेडियल ऑर्डर्स एंड द लिस्ट इज इंक्लूसिव, दैट इज देयर। तो बस वही बोल रहे हैं आगे कि एनसीएलटी जो है वो सूटेबल रेमेडियल ऑर्डर पास कर देगी सेक्शन 242 में। दोनों तरफ सेम कहानी है। अब मैं कहूंगा कि नीचे हम जो बात कर रहे हैं, एक तरफ मेंबर्स कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं एनसीएलटी के पास, और जो कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, ये कहानी आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी है। ऑपरेशन है, या फिर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, या फिर प्रेजुडिशियल टू द
पब्लिक इंटरेस्ट, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ हो रहा है कंपनी में सॉरी। और ये क्लॉज बी ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ मिसमैनेजमेंट। और यहां 2 लाइनों में सुन लीजिएगा फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में क्या बोल रहे हैं। यहां पर लॉ मेकर कह रहा है कि कंपनी में एक बहुत सिग्निफिकेंट मटेरियल चेंज हो चुका है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ऑलरेडी हो चुका है। इट हैज टेकन प्लेस आइदर इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी और इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। मतलब एक तरफ या तो आइदर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अगर मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंट चेंज हो चुका है, मटेरियल चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब है या तो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मटेरियल चेंज हो चुका है, या फिर कंपनी में जो द मैनेजर नाम का प्राणी होता है हु कंट्रोल्स द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो चेंज हो चुका है, तो उसको कहेंगे मैनेजमेंट में चेंज हो चुका है। और दूसरी तरफ कहते हैं कंपनी का कंट्रोल चेंज हो चुका है, या तो मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है या कंट्रोल चेंज हो चुका है। और वो कंट्रोल चेंज होने का मतलब इफ कंपनी इज हैविंग द शेयर कैपिटल, तो कंपनी में जो ओनरशिप ऑफ शेयर्स है वो चेंज हो चुकी है। एंड इफ द कंपनी इज नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो कंपनी में मेंबर्स चेंज हो चुके हैं और इतने ज्यादा चेंज हो चुके हैं जिसकी वजह से अब कंपनी में पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चेंज हो चुका है। सो दिस इज व्हाट इज गिवन ओवर हियर एंड बाय रीजन ऑफ दैट चेंज, ये जो चेंज ऊपर हो चुका है, मटेरियल चेंज हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस इन मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और बीच में और लिख लेते हैं यहाँ पर। हो सकता है दोनों चेंज हो गए हो सकता है दोनों में से कोई एक चेंज हो गया, किसी एक के चेंज होने से भी चलेगा और दोनों के चेंज होने से भी चलेगा। सो एंड बाय रीजन ऑफ दैट चेंज, वो जो चेंज हो चुका है उसकी वजह से, उस चेंज की वजह से ये लाइकली है कि फ्यूचर में कंपनी में या तो मिसमैनेजमेंट होगा या तो ऑपरेशन होगा। सो द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी मैनेज्ड और कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू इट्स इंटरेस्ट। इट्स का मतलब यहां पर कंपनीज इंटरेस्ट और प्रेजुडिशियल टू इट्स मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स। तो नंबर 1 कंपनीज इंटरेस्ट और नंबर 2 मेंबर्स इंटरेस्ट। अगर कंपनी के इंटरेस्ट को डैमेज हो रही है ओवरऑल तो हम कहेंगे मिसमैनेजमेंट, अगर कुछ मेंबर्स के इंटरेस्ट को डैमेज हो रही है तो हम कहेंगे ऑपरेशन। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, लाइकली दैट, ये दो शब्द बताते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है उस चेंज की वजह से जो चेंज ऑलरेडी हो चुका है। अगर चेंज कोई नहीं हुआ है, कोई मटेरियल चेंज हुआ ही नहीं है, और वैसे ही मेंबर्स 1/10 मेंबर्स या 10% या 100 मेंबर्स जाकर कंप्लेंट फाइल करते हैं, सर हमें लग रहा है 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद ना ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो सकता है, तो एनसीएलटी 2 लगाएगा, कान के नीचे भगा देगा और कहेगा चलो बदतमीज भाग जाओ। फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए आप तभी आओगे कंप्लेंट फाइल करने के लिए अगर मटेरियल चेंज ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज इट। और फिर एनसीएलटी में जाएंगे और एनसीएलटी को लगता है कि हालात तो वाइंडिंग अप वाले हैं, लेकिन वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया तो ये बेचारे जो कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं इनको ज्यादा लॉस होगा, तो इसलिए वाइंडिंग अप ऑर्डर पास ना किया जाए, उसके बजाय सेक्शन 242 में सुटेबल रेमेडियल ऑर्डर पास कर दिया जाए, सुटेबल, जिससे उनको रेमेडी मिल जाए, जिनसे उनकी दुख तकलीफ, जो भी दुख है तकलीफ है वो खत्म हो जाए। दूसरी तरफ अब एप्लीकेशन कौन फाइल कर रहा है, सीजी फाइल कर रहा है एनसीएलटी में एप्लीकेशन। If CG is of the opinion that the affairs of the company are being conducted in the manner prejudicial to the public interest, CG may itself apply to the NCLT order under this section. CG जो है वो NCLT को अप्लाई कर सकता है। तो CG का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जहां पर भी लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज हो रही है। अब खास बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपनी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मेंबर्स की बात नहीं है। कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जिससे ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट को डैमेज हो रही है, तो CG कैन गो एंड फाइल द कंप्लेंट्स टू NCLT. Next one and that we are having CG के ओपिनियन में कुछ फ्रॉडुलेंट लोग हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, तो CG फिर उस केस में क्या करेगा। अब ये जो आपके सामने है ये कुछ नया आया है प्रोविजन अमेंडमेंट होकर, और वैसे तो इसकी फुल वीडियो मैंने YouTube के ऊपर अलग से दी हुई है, देयर इज अ फुल वीडियो ऑन द YouTube। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये मेरे साथ करना चाहते हैं, एंड दिस इज सेक्शन 241 सबसेक्शन 3 बेसिकली, और नियर अबाउट 40 मिनट्स की वीडियो अलग से मेरे YouTube चैनल पे है, और मैं इस वीडियो के नीचे उसको टैग कर दूंगा। अगर आप फुल डिटेल में तसल्ली से स्लोली करना चाहते हैं कि सर ये तो पूरा ध्यान से करने वाला है, वो आपकी मर्जी है। नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक झलक दिखा देता हूँ फटाफट, एंड देन आई विल मूव ऑन फर्दर।
यहाँ पर कहानी क्या हो रही है, यहाँ सेक्शन 241 सबसेक्शन एक फ्लो चार्ट है और हम फ्लो चार्ट में स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तो 2 मिनट लगा लेते हैं इसके ऊपर फटाफट। सेक्शन 241 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 और सीजी ने एक नेगेटिव ओपिनियन बनाया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अगेंस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगेंस्ट द की मैनेजरियल पर्सनल, अगेंस्ट एनी अदर पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो लोग मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं विद द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन एनी ऑफ द 4 ग्राउंड्स व्हिच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 241 सबसेक्शन 3। और वो 4 ग्राउंड्स में क्या है, कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं, कंपनी में मिसफीसेंस हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला। अब मैं वो 4 ग्राउंड्स में अभी नहीं जा रहा हूँ, एज एम सेइंग फुल वीडियो आप देखना है वो देख लेना। तो 4 ग्राउंड्स के ऊपर सीजी ने नेगेटिव ओपिनियन बनाया कि कंपनी में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, फ्रॉड, मिसफीसेंस का मतलब मिस यूज ऑफ पावर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केएमपी। तो ऐसे केस में सीजी इनिशिएट्स द केस, सीजी केस को इनिशिएट करता है और रेफर कर देता केस एनसीएलटी के पास विद द रिक्वेस्ट फॉर इंक्वायरी की फर्दर डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये जो रिक्वेस्ट फाइल की जा रही है, जो रेफर किया जा रहा है, इसको माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है will as if it is a plaint in the civil procedure code। सुना है पहले आपने plaint सुना होगा पक्का, plaint in the civil procedure code। तो ये मामला सीपीसी के अंदर चला गया, सीआरपीसी में नहीं गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं गया, सिविल प्रोसीजर कोड में चला गया यहाँ पर। और यहाँ जब केस रेफर किया जाएगा तो साथ में सीजी सपोर्टिंग एविडेंस देगा कि हमने नेगेटिव ओपिनियन जो बनाया उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, और वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी एनसीएलटी के पास जाएगा ताकि एनसीएलटी अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके, फर्दर इंक्वायरी शुरू कर सके। एंड देन वी आर सेइंग साथ में हम कह रहे हैं विद द प्रॉपर सिग्नेचर ऑफ सीजी ऑफिसर एज पर सिविल प्रोसीजर कोड। तो सीजी का ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑफिसर प्रॉपर साइन करके देगा और इसको प्लेंट माना जाएगा इन द सीपीसी। देन वी से एनसीएलटी विल कंडक्ट द इंक्वायरी। अब एनसीएलटी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा अगेंस्ट सच पर्सन एंड एड्स हिम एज रिस्पोंडेंट इन द इंक्वायरी। फिर उसको इंक्वायरी में एज रिस्पोंडेंट ऐड कर लिया जाएगा, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, उस केएमपी को, कि आ जाओ भाई तुम जवाब देने के लिए आ जाओ। तो एक तरीके से उसको बुलाया जा रहा है एनसीएलटी में, अपीयर होने के लिए आ जाओ, तुमसे क्वेश्चन पूछने, आंसर देना। एंड देन वी से एट द एंड ऑफ द एनसीएलटी इंक्वायरी, जब इंक्वायरी खत्म होती है, एनसीएलटी विल रिकॉर्ड इट्स डिसीजन कि वो बंदा सही है या गलत है। अब वो व्यक्ति, वो पर्टिकुलर पर्सन सही है या गलत है। एंड इफ the NCLT is going to record the decision that whether he is fit and proper person or not। अब वो fit and proper person है या नहीं है। फिट एंड प्रॉपर का मतलब मसल्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट साइज, वी शेप बॉडी से नहीं है। फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब साउंड माइंड भी नहीं है। फिट एंड प्रॉपर पर्सन का मतलब लीगली फिट है, वो फ्रॉडुलेंट है या नहीं है, और उसने मिसफीसेंस किया है या नहीं किया है, तो वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है या नहीं है। अगर एनसीएलटी का ऑर्डर आया कि वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, अगर एनसीएलटी का ऑर्डर आया कि वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, तो 2 बड़ी चीजें होने वाली हैं। पहली बड़ी चीज ये होने वाली है कि वो व्यक्ति जिन भी कंपनीज में ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ उस कंपनी में नहीं जहां पर उसने फ्रॉड किया है, उस कंपनी में तो है ही है, उसके अलावा जितनी भी कंपनीज में ऑल ओवर इंडिया वो डायरेक्टर है या केएमपी की पोस्ट होल्ड करता है, हर जगह से उसको विकेट करना पड़ेगा। एक आदमी एक टाइम पे 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, 1% सेक्शन 165, 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। और फिर कुछ एड ऑन भी है, यू नो दैट। जो एड ऑन भी हैं वो भी वेकेट करनी पड़ेंगी उसको, सारी कंपनी से उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, डायरेक्टरशिप वेकेट करनी पड़ेगी, प्लस केएमपी की पोस्ट वगैरह भी कहीं होल्ड कर रहा है वो भी छोड़नी पड़ेगी। और साथ में करें जहां जहां से वेकेट करेगा, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, वहां पर कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, 1% भी कॉम्पनसेशन वहां पर नहीं मिलेगा, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। वो कंपनी वॉलंटरली भी देना चाहे कि आप हमारे यहाँ से जा रहे हो, आपने तो हमारे यहाँ कोई फ्रॉड भी नहीं किया था, वो तो किसी और कंपनी में किया था, कंपनी कोई कंपनी कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगी। 20 कंपनीज में वेकेट किया, नो कंपनी विल पे द कॉम्पनसेशन, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। देन वी आर सेइंग दिस पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर और केएमपी फॉर द नेक्स्ट 5 years। ये आदमी डायरेक्टर, केएमपी एटसेट्रा अपॉइंट नहीं हो सकता इन एनी कंपनी ऑल ओवर इंडिया, नो पब्लिक कंपनी, नो प्राइवेट कंपनी, नो ओपीसी कंपनी, ऑल ओवर इंडिया किसी भी कंपनी में डायरेक्टर अगले 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकता। 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो गया, यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 5 years। उसके बाद देन ही वांट्स टू गेट अपॉइंटेड ड्यूरिंग 5 years। अगर वो 5 साल के अंदर अपॉइंट होना चाहता है तो एक रास्ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मांगो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की परमिशन मांगो। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई तो एनसीएलटी ऑर्डर ने किया था, एनसीएलटी ऑर्डर से डिस्क्वालीफाई हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है अपने आप उसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने वाला? एमसीए ने तो कहा था इंक्वायरी करो इस आदमी की, एनसीएलटी ने एमसीए के कहने पर इंक्वायरी की और इंक्वायरी करके उसको बोला कि फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है, उसको विकेट करवाया। अब सीजी कौन होता है बोलने वाला कि चलो छोड़ो एनसीएलटी ऑर्डर और आओ हम अलाउ कर देते हैं 5 साल खत्म होने से पहले। तो अगर
अगर वो व्यक्ति 5 साल खत्म होने से पहले डायरेक्टर बनना चाहता है, केएमपी बनना चाहता है, तो सीजी के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा, परमिशन दे दो, लेकिन सीजी परमिशन मांगेगा एनसीएलटी से कि आप हमें परमिशन दे दो टू गिव द परमिशन टू दिस पर्सन। और वो सुबह का भूला, क्या बोलते हैं सुबह का भूला, क्या सुबह का भूला मिडनाइट के बाद घर आ जाता है, तो उसको भूला नहीं कहते, चाहे वो टल्ली होकर आ जाए, चलो जो भी है। Now CG then will obtain the permission from the NCLT to give the permission to such person, and then we say CG shall give permission to such person after getting permission from NCLT and before the expiry of 5 years. तो फाइनली अगर सीजी ने परमिशन दे दी 5 साल खत्म होने से पहले, तो फिर वो अपॉइंट हो सकेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 241 सबसेक्शन 345 जो नए आए थे, रेड विद सेक्शन 242 सबसेक्शन 4A, रेड विद सेक्शन 243 सबसेक्शन 1A 1B। बहुत कुछ एक साथ ही लिंकेज में इस एक चार्ट में कवर हो गया आपका। नाउ आई एम गोइंग बैकवर्ड्स ओवर हियर। तो ये अब हमने वो चार्ट वाइज फॉर्म में देख लिया, और मैं फिर से बोल रहा हूँ और ज्यादा आराम आराम से, और ये सारे अब ये 4 ग्राउंड्स आपको पढ़ने अपने आप से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको ये 4 ग्राउंड्स वो वीडियो में देखने हैं तो वो वीडियो में देख लीजिएगा, यू कैन चेक आउट इन द वीडियो आल्सो। The full length discussion is going on slowly and steadily in that video. Then ये नीचे वाला भी हो गया, इनिशिएट द केस, एनसीएलटी को रेफर करेंगे, ये तो हमने अब हम कहेंगे दिस इज ऑल डन। ये तो अभी वाला चार्ट जो आपने किया, ये तो उस चार्ट में कवर हो गया सब कुछ। सेक्शन 244 मैं कहूँगा ये वही टेबल है जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, तो दिस इज डन। 242 पावर्स ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी रेमेडियल ऑर्डर पास करेगा एज द एनसीएलटी थिंक्स फिट विदाउट, और ऊपर तो कह रहे हैं कि एनसीएलटी को लग रहा है वही हालात वाइंडिंग अप वाले हैं, लेकिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करना नहीं चाहिए, तो एनसीएलटी में पास द सुटेबल ऑर्डर टू ब्रिंग द एंड टू द मैटर्स कंप्लेंट ऑफ, मतलब ऑपरेशन खत्म हो जाए, मिसमैनेजमेंट खत्म हो जाए, फ्यूचर में ना हो, इस तरीके के ऑर्डर पास किए जाएंगे। एंड विदाउट प्रेजुडिस, ऊपर तो कह रहे हैं इन जनरल एनसीएलटी विल पास द ऑर्डर इन जनरल टू फिनिश द ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। एनसीएलटी इज सेटिस्फाइड कि हाँ गड़बड़ तो हो रही, गड़बड़ तो हो रही है, अफेयर्स हैव बीन कंडक्टेड, आर बीइंग कंडक्टेड और आर लाइकली टू बी कंडक्टेड इन रॉन्गफुल मैनर। और नीचे दी गई है लंबी सी लिस्ट 13 ऑर्डर्स की, एनसीएलटी ये ऑर्डर पास करेगा। एग्जाम में आज तक एक बार भी नहीं आई है, अब मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सर, बल्ले बल्ले, अच्छा है पढ़ नहीं रहे हो तो बच गए, तो मैं आपको टॉर्चर नहीं करूंगा। लिस्ट ऑफ 13 रेमेडियल ऑर्डर्स है, और कह रहे हैं दिस लिस्ट इज इंक्लूसिव, इतना जरूर बता दूं लिस्ट इज इंक्लूसिव। एनसीएलटी चाहे तो कोई 14th 15th ऑर्डर भी पास कर सकता है, दैट इज इट, without prejudice to generality of the upper powers in the subsection 1. एंड वी से इसमें एक चीज जरूर यहाँ छोटा सा बोलना चाहूंगा, एनसीएलटी के पास पावर है टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द वेल कंपनी इन फ्यूचर, और वो कैसे करेंगे, बाय फॉर एग्जांपल बाय ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए। एनसीएलटी बता देगा कि एमओए में क्या ऑल्टरेशन करो, एओए में क्या ऑल्टरेशन करो। एमओए एंड और एओए दोनों को ऑल्टर करवा सकते हैं, किसी एक चीज को ऑल्टर करवा सकते हैं, एनसीएलटी की मर्जी है। तो एनसीएलटी जो ऑल्टरेशन करने के लिए बोलेगा तो वो ऑल्टरेशन करनी पड़ेगी मेमोरेंडम आर्टिकल में, और ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी, एनसीएलटी ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास फाइल करेंगे एनसीएलटी ऑर्डर आने के बाद, और वेल आरओसी को बताएंगे हमारा मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर हो गया। और उसके बाद फ्यूचर में कंपनी खुद ऐसी कोई ऑल्टरेशन कर ले विच इज अगेंस्ट द ऑल्टरेशन डन बाय एनसीएलटी, which is contradictory with the alteration done by NCLT, तो फिर वो नीचे बॉटम लाइन दी गई है, और इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, अमेंडमेंट आई है, फाइन पेनल्टी में यहाँ कुछ चेंज आया, और ये आपके एग्जाम के लिए अगस्त 2021 के लिए भी एप्लीकेबल। अब पुराना वाला क्या था मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ये नया वाला, ये जो आपके सामने है दिस इज न्यू वन। अगर कंपनी अपनी मर्जी से, इफ अ कंपनी वॉलंटरली alters memorandum article contrary to the alterations made in the MOA by NCLT,
द कंपनी शैल बी पनिशेबल, कंपनी के लिए पनिशमेंट कितनी है, मिनिमम फाइन लगेगा, पेनल्टी नहीं है फाइन, मिनिमम 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट including the company secretary shall be liable to fine which is not less than 25,000 rupees, maximum 1 lakh rupees. और ये अमेंडमेंट कब हुई, 21 दिसंबर 2020, तो 31 दिसंबर 2020 से पहले, that's why applicable for June or now August 2021 exams. This is all about I'll say section 242, and then talking about section 243. Section 243 consequences of termination of by the NCLT order. वो जो पीछे 12-13 ऑर्डर्स की लिस्ट थी उसमें से एक ऑर्डर ये भी था, रिमूवल ऑफ वेल एग्जिस्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर, वेल होल टाइम डायरेक्टर्स वगैरह को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती है NCLT. तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. कॉन्सिक्वेंस नंबर 1, जिसको रिमूव किया है उसको एक पैसा भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. नंबर 2, अगले 5 साल तक फिर वो उसके बाद will for next 5 years disqualify हो गया है for getting reappointed in the same company without the leave of NCLT. दूसरी कंपनीज में अपॉइंट हो सकता है. मतलब ये अब वो मामला है जो CG की तरफ से 241 सबसेक्शन 3 में नहीं आया, यहाँ 241 सबसेक्शन 3 नहीं है, उसमें और इसमें फर्क है. 241(3) में हम कह रहे थे कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सारी कंपनीज से विकेट करो प्लस अगले 5 साल तक ऑल ओवर इंडिया किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं होंगे. यहाँ पर 241(3) का मामला नहीं है, वो फ्रॉड, मिसफीसेंस और वो सारा बेस है ही नहीं. बेस कौन सा है, 241 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 का बेस है. तो इसका जो लिंक है वो 241 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के साथ है. वो जो आपने पढ़ा था वो 241 सबसेक्शन 3, वो स्टोरी अलग स्टोरी. तो वो 241 सबसेक्शन 3 यहाँ पर अप्लाई वो नहीं करना है. यहाँ पर 241 सबसेक्शन 3 यहाँ पर अप्लाई नहीं करना आपको. 241 सबसेक्शन 1 और 2 को यहाँ कोरिलेट करना है. और फिर हम कह रहे हैं कि भाई 5 साल के लिए आपकी छुट्टी हो गई उस कंपनी से, लेकिन आप सेम कंपनी में वापस आना चाहते हो विद इन 5 ईयर्स, तो NCLT परमिशन लेकर आ सकते हो, तो वो अलाउड है यहाँ पर. वेल लेकिन NCLT shall not grant the leave unless the notice of the intention is served on CG and CG is given reasonable opportunity of being heard, principle of natural justice. यहाँ NCLT CG से पूछ रहा है कि भाई ये आदमी रोता हुआ आया है कि मुझे 5 साल से पहले कंपनी में वापस आने दो, तो इसको वापस आने दें नहीं आने दें, आप क्या कहते हो. तो CG को एक मौका मिलेगा ऑब्जेक्शन रेज करने का कि सर हम कहते हैं मत आने दो, और क्यों मत आने दो रीजन बताते हैं, ऑल दैट इज देयर. और यहाँ कह रहे हैं कि अगर वेल NCLT से परमिशन मांगे बिना अगर वो व्यक्ति गलत तरीके से वापस 5 साल से पहले अपॉइंट हो जाता है तो विदाउट टेकिंग द लीव ऑफ CG, हाँ जी, अगर वापस अपॉइंट हो जाता है विदाउट टेकिंग द लीव ऑफ CG, तो फिर क्या होगा उस केस में. तो वो नीचे दिया गया है. ऑन द रिमूवल, अगर वो गलत तरीके से वापस आ जाता है विदाउट NCLT परमिशन. नो इन दैट केस जस्ट अ सेकंड. जस्ट होल्ड ऑन. अगर बिना परमिशन के वापस आ जाता है तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी समथिंग लाइक दिस. Just wait for a while. These are the consequences, और इसमें भी कुछ अमेंडमेंट हुई है. This is section 243 subsection 2. तो हम कह रहे हैं कि जो वापस आ जाता है एज मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर और मैनेजर इन द कंपनी विद इन लेस देन 5 years विदाउट द परमिशन ऑफ NCLT CG, तो वो खुद तो मरेगा, उसके साथ साथ सच पर्सन हिमसेल्फ, नंबर 1 सच पर्सन हिमसेल्फ, नंबर 2 एवरी अदर डायरेक्टर जिसने उसकी हेल्प की वापस आने में विदाउट NCLT परमिशन, विदाउट CG परमिशन, वो सब लोग, उन सब लोगों के लिए पनिशमेंट है. पहले तो जेल होती थी कि सब लोग जेल एक साथ जाएंगे, चोर चोर मौसेरे भाई, तो 6 महीने की, अब तो वो खत्म हो गई, अब तो सिर्फ फाइन है, और फाइन कितना है, 5 लाख रुपए है. तो नो जेल एनी मोर, नो जेल एनी मोर, नाउ देयर इज ओनली फाइन. और ये भी 21 दिसंबर को ये एनफोर्स हुआ है, एनफोर्स ऑन 21 दिसंबर.
जेल हट गई है, फाइन पहले भी 5 लाख रुपए था, अब भी 5 लाख रुपए है, दैट इज देयर। तो ही इज लायबल टू or punishable with fine which may extend to maximum 5 lakh rupees, not exact 5 lakh rupees. This is all about 243 or 244 पहले हो गया, number of members who can file the complaint. 245 the last authentic section. बड़ी स्पीड पे कर लिया यार आप लोगों ने, बहुत स्पीड पे। हाँ 10 मिनट में ये भी खत्म हो जाएगा। क्लास एक्शन। So now talking about that class action, and that is section 245 over here, and that is कौन लोग हैं जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इस मैंने आपको पहले ही बताया, इस सेक्शन में 2 लोगों को कंप्लेंट फाइल करना अलाउड है, वेल मेंबर्स को और वेल डिपॉजिटर्स को। सहारा में वो बेचारे डिपॉजिटर्स रो रहे थे, 36,000 करोड़ डूब गया। सत्यम कंप्यूटर्स अनदर वेरी क्लासिक केस, जहां पर रामालिंगा राजू द चेयरमैन प्रमोटर ऑफ द कंपनी में से 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ पैसा गायब कर दिया, पता नहीं कहां गया। फिर वो बाद में जेल भी हुई उनको। तो दैट वाज फर्स्ट वेरी बिग क्लासिक केस ऑफ मिसमैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये लोग कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, और ये लोग कंप्लेंट जब फाइल करते हैं कि हमारे साथ गड़बड़ हुई है और कंपनी के अंदर देयर इज समथिंग व्हिच इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और मेंबर्स और डिपॉजिटर्स। अब ये 3 चीजें हैं। तो कंप्लेंट जब फाइल हो रही है अब क्लास एक्शन सूट्स में, तो बेसिकली क्या मांगा जा रहा है, इंजंक्शन ऑर्डर मांगा जा रहा है। इंजंक्शन ऑर्डर मांगा जा रहा है, स्टे ऑर्डर मांगा जा रहा है, जो मर्जी कह लीजिए। ये मत करो, वो मत करो, रिस्ट्रेनिंग द कंपनी टू डू समथिंग अल्ट्रा वायर्स और इन द ब्रीच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल, और टू डिक्लेयर सम रेजोल्यूशन व्हिच इज ऑलरेडी पास्ड एज वॉइड। कोई रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास हो चुका है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, एंड सो ऑन। रिस्ट्रेन 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 रिस्ट्रेन, तो ये सब कुछ क्या है, दिस इज ऑल स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर्स मांगे जा रहे हैं। और इससे ज्यादा भी खतरनाक है, डैमेजेस और कॉम्पनसेशन मांगा जा रहा है। डैमेजेस और कॉम्पनसेशन मांगा जा रहा है, और बोला जा रहा है कि भाई हमें तो हमारा पैसा दिलवाओ। डिपॉजिटर्स का 36,000 करोड़ रुपए खा गए, सत्यम में शेयर होल्डर्स का 7,000 करोड़ रुपए डूब गया, कहां गया पता नहीं। तो अब क्या मांगा जा रहा है कि सूटेबल एक्शन होनी चाहिए अगेंस्ट हुम, किस किस के अगेंस्ट, नंबर 1 कंपनी के अगेंस्ट, नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट जो फ्रॉडुलेंट हैं, जिन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटीज की हैं, नंबर 3 कंपनी के ऑडिटर के अगेंस्ट इंक्लूडिंग दैट ऑडिट फर्म। नाउ दिस इज वंडरफुल, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। सत्यम के केस में यही फ्रॉड हुआ था। सत्यम के केस में ऑडिटर्स ने बोला जी कंपनी में तो वो बैलेंस शीट में कोई फ्रॉड नहीं है, पीनल अकाउंट में कोई फ्रॉड नहीं है, तो उनको भी पकड़ लिया, उनको भी जेल हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हैदराबाद पुलिस ने जाकर पकड़ लिया, आंध्र प्रदेश पुलिस ने। तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जेल गए थे। अब आप सुन सुन के खुश मत होते रहना, कंपनी सेक्रेटरी भी कभी कभार जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि दूसरे का घर जला तो हम खुश हो रहे हैं। दैट शुड नॉट बी हैपन। और यहाँ पर आएगा ना, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी आएगा। आप पीछे पीछे ही हो, एक्सपर्ट एडवाइजर तो कोई भी हो सकता है ना, प्रैक्टिसिंग सीएस यहाँ हो सकता है। तो सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी के लिए कंसल्टेंसी का काम कर रहा है, एडवाइजरी का काम कर रहा है, और एनी अदर पर्सन फॉर इनकरेक्ट मिसलीडिंग स्टेटमेंट, जिन्होंने गलत झूठी फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट्स दी हैं मेड टू द कंपनी, और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट लॉफुल रॉन्गफुल एक्टिविटीज जिससे कि लोगों के साथ चीटिंग हुई है। इन सब का क्या बिकना चाहिए, इन सब की हाउस प्रॉपर्टी बिकनी चाहिए, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इन सबको इंसॉल्वेंट कर दो, और इनसे पैसा लेकर किसको दे दो, डिपॉजिटर्स को दे दो, शेयर होल्डर्स को दे दो जिनका लॉस हुआ है। एनी अदर रेमेडी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मतलब नंबर 1 रिस्ट्रेंट ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, नंबर 2 वेल इन सब की प्रॉपर्टी बेचकर इनसे कॉम्पनसेशन दिलवा दो, नंबर 3 एनी अदर रेमेडियल ऑर्डर। इसके बाद सिर्फ एक जो मेन मुद्दे की बात रह जाती है, वेल एक दो जो बातें रह जाती है। एक तो हम कह रहे हैं कि ऑडिट फर्म में वो पार्टनर्स लायबल होंगे जो कि फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। मतलब अब एक प्राइस वाटर हाउस कूपर है, पीडब्ल्यूसी है, डेलॉयट है, 5,000 पार्टनर हैं, उनमें से 3 पार्टनर जाते थे ऑडिट करने के लिए, तो उन 3 पार्टनर्स ने फ्रॉड किए, तो वो तीनों इंडिविजुअल कैपेसिटी में लायबल होंगे, पूरी ऑडिट फर्म लायबल नहीं होगी, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो रादर हम कह रहे हैं फर्म की लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी तो होगी, लेकिन जहां तक जेल जाने की बात है ना, जेल जो क्रिमिनल लायबिलिटी वाला केस बनता है वो उन 3 पार्टनर से बनेगा। एक बार रीड आउट कर ही लेते हैं। वेयर द मेंबर्स डिपॉजिटर सीक्स डैमेजेस, नंबर 1 damages, number 2 compensation, demand any other suitable action from or against the audit firm, जहां CA firm है, पार्टनरशिप फर्म है, liability shall be of the firm as a whole, पूरी फर्म की liability भी होगी as a whole, as well as of those partners who were actually involved in the improper or the misleading statement, उन लोगों की भी पर्सनल लायबिलिटी होगी। तो मतलब जो घर बिकेगा
वो उन 3 पार्टनर्स का बिकेगा सिर्फ जो चल कर जाते थे। और फर्म के बैंक अकाउंट से भी कुछ कॉम्पनसेशन मांगा जा सकता है। ऑडिट फर्म का जो बैंक अकाउंट है उससे कॉम्पनसेशन मांगा जा सकता है। बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं उनकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, उनके घर को या उनके पर्सनल बैंक अकाउंट को कोई टच नहीं करेगा। तो फर्म का बैंक अकाउंट टच किया जाएगा और वो 2-3 पार्टनर्स जो हैं जिन्होंने एक्चुअली उस कंपनी में जहां फ्रॉड हुआ वहां जाकर ऑडिट किया, उनके साथ मिलकर घपला किया और समझ में आ गई कहानी आपको, उनकी बस हाउस प्रॉपर्टी बिकेगी। अब मेन तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, how many members can file the complaint, how many depositors can file the complaint, एग्जामिनेशन क्वेश्चन। और ऐसे ही पूछ लेते हैं सेक्शन 245 क्लास एक्शन एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा। ये 6 फैक्टर्स कभी एग्जाम में आए नहीं है आज तक। ये 6 फैक्टर्स एनसीएलटी क्या क्या फैक्टर कंसीडर करता है बिफोर एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, रादर आई लाइक टू गो फर्दर। फर्स्ट मेरा तो फोकस एरिया, मेन मुद्दा एग्जामिनेशन पॉइंट से बात कर रहा हूँ। एग्जाम के लिए तो मुद्दा यही है कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन फाइल द कंप्लेंट, तो वो रूल्स में दिया हुआ है, एनसीएलटी रूल्स 2016 में इट इज गिवन ओवर देयर, हाउ मेनी मेंबर्स कैन फाइल द कंप्लेंट एंड रूल नंबर इज 84 सब रूल 3। अब दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मेंबर्स अगर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो कितने मेंबर्स, और डिपॉजिटर्स अगर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो कितने डिपॉजिटर्स, वो सब रूल 4 है और इधर सब रूल 3 है। अब ऊपर देख लीजिएगा, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स कैन फाइल द एप्लीकेशन, और वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब यहां पर हम 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं कर रहे हैं, 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। कहीं आप एग्जाम में 1/5 करने के लिए बैठ जाओ, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो 1/20 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या इसको दूसरे वर्ड्स में कह लो 5/100 ऑफ 5% का मतलब क्या है, 5/100 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 100 मेंबर्स विच एवर इज लेस। तो अब आपको 1/10 नहीं करना है, 1/20 करना है। आपको समझ में आ गई कहानी। अगर मैं कहूं कंपनी में टोटल 20,000 मेंबर है, सिंपल एग्जांपल, टोटल 20,000 मेंबर हैं, तो वेल 20,000 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1,000 मेंबर और 100 विच एवर इज लेस, तो 100 मेंबर कैन फाइल द कंप्लेंट। अगर कंपनी में है ही सिर्फ 10 मेंबर तो 1/20 का मतलब आधा, तो क्या मतलब अद्धा जाएगा कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो उस केस में 1 मेंबर और 100 विच एवर इज लेस, तो 1 मेंबर दैट इज देयर। तो अगर कंपनी में 20 मेंबर ही हैं एग्जैक्टली तो भी 1 मेंबर। अगर कंपनी में 2000 मेंबर हैं तो 2000 डिवाइडेड बाय 20 इज 100, तो 100 तो सेम हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, वेल और एक सेकंड क्राइटेरिया भी दे रहे हैं, मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 5% ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो उसमें मेंबर का नंबर क्राइटेरिया मत लो आप, देन यू डोंट टेक द, सॉरी वेल आई विल से ऊपर वाला जो है शेयर कैपिटल वाला जो है वो अनलिस्टेड हो, दैट इज पॉइंट नंबर 1A 1B, ये नंबर क्राइटेरिया है, और नीचे जो है वो आपका इशूड शेयर कैपिटल क्राइटेरिया है। तो आई विल पुट इट दिस वे, दिस इज नंबर क्राइटेरिया एंड दिस इज इशूड कैपिटल क्राइटेरिया। ऊपर वाला क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, चाहे कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड, सबके लिए क्राइटेरिया सेम है। और नीचे अलग कर दिया इन्होंने, इशूड कैपिटल क्राइटेरिया में अलग कर दिया है। अगर इशूड कैपिटल क्राइटेरिया देख रहे हैं तो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए हम कह रहे हैं मेंबर और मेंबर्स, सिंगुलर और प्लूरल, होल्डिंग मिनिमम 5% ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। पेड अप नहीं देखनी है, इशूड फेस वैल्यू देखना है, और शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी है तो क्राइटेरिया कम कर देते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनी में 2% भी बहुत बड़ी चीज होती है। 2% ऑफ रिलायंस इज समथिंग ह्यूज, इज समथिंग बिग। अगर मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बोलूं तो टीसीएस की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 12 लाख करोड़ से ज्यादा है,
डिपेंडिंग ऑन वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 12.5 लाख करोड़, कभी 12,10,000 करोड़, 12 लाख करोड़, और रिलायंस की उससे भी ज्यादा है। तो 2% तो बहुत बड़ी चीज हो गई, 12 लाख करोड़ का 2%। तो members holding not less than 2% of the issued share capital of the company in case of the listed company. Cyrus Mistry and family members jointly holding 18.3% in case of Tata Sons. तो I'll say वहां 5% चाहिए होता है, अनलिस्टेड कंपनी है टाटा सन्स। टाटा सन्स जहां लड़ाई लड़ते रहे, और टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, तो वहां 2% का क्राइटेरिया लगेगा। तो जिनके हाथ में इतना है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, फिर उनको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत नहीं है। तो साइरस मिस्त्री कहीं ना कहीं यहाँ फॉल कर सकता था, लेकिन वो खैर क्लास एक्शन लेकर नहीं आया, वो तो खुद अपने लिए लड़ाई लड़ रहा था। एक बार बिना पढ़े रिपीट कर लेते हैं। नंबर क्राइटेरिया देखेंगे तो 1/20 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स या 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 100 मेंबर्स व्हिचएवर इज लेस। अगर इशूड कैपिटल क्राइटेरिया देखेंगे तो अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 5% इशूड शेयर कैपिटल, लिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 2% इशूड कैपिटल, दैट्स इट। अब डिपॉजिटर्स की बात करते हैं, और अब याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, कंपेयर सेक्शन 244 वाला क्राइटेरिया विद दिस सेक्शन 245 वाला क्राइटेरिया, और दोनों लिख कर आओ एग्जाम में। सेक्शन 241 वाली ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है, और सेक्शन 245 क्लास एक्शन सूट एप्लीकेशन क्राइटेरिया क्या है। एंड देन वी से एटलीस्ट डिपॉजिटर्स अगर कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो आप दिमाग में किसको रखेंगे, सहारा। देन रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, वी से एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी और 100 डिपॉजिटर्स व्हिचएवर इज लेस। और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं डिपॉजिटर्स टू हुम द कंपनी ओन्स 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कंपनी। तो ऊपर फिर वही कहूंगा नंबर क्राइटेरिया 1/25% का मतलब वही 1/20 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स और 100 डिपॉजिटर्स व्हिचएवर इज लेस। और नीचे यहां पर अब नंबर क्राइटेरिया नहीं है, इशूड कैपिटल क्राइटेरिया भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नीचे क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट क्राइटेरिया। तो द डिपॉजिटर और डिपॉजिटर्स में भी सिंगुलर में भी प्लूरल हो सकता है, 2 3 4 का एक साथ मिलाकर एग्रीगेट 5% बनता है तो वो क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। वेल सर लेकिन क्लास एक्शन सूट होता क्या है, जिसमें कुछ लोग सूट फाइल करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। सर पूरा सेक्शन खत्म हो गया, ये तो बताया नहीं क्लास एक्शन सूट क्या होता है। तो क्लास एक्शन सूट मींस द सूट व्हिच इज फाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, दैट इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट। जस्ट अ सेकंड। और एग्जाम में जब पूछते हैं तो इस तरीके से पूछ लेते हैं, और ये एग्जाम में बताना भी पड़ता है फिर आपको। क्लास एक्शन सूट क्या होता है, तो क्लास एक्शन सूट इज अ लॉ सूट वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल रिप्रेजेंटिंग द कॉमन इंटरेस्ट may approach the NCLT to sue or be sued, and it is a procedural instrument that enables procedural method which enables one or more plaintiffs to file and prosecute the litigation on behalf of larger group or class having the common rights and grievances that is there। तो बेसिकली अब वो हमने तो देखा किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, नंबर 1 डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, नंबर 2 KMP के अगेंस्ट, नंबर 3 प्रैक्टिसिंग CA फर्म ऑडिट फर्म के अगेंस्ट, नंबर 4 कंसल्टेंट एक्सपर्ट एडवाइजर्स जो कंपनी के हैं जिन्होंने मिलकर फ्रॉड किया, उन सब के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो कुछ एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिलकर सूट फाइल कर रहे हैं, क्लास एक्शन सूट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल मेंबर्स और मे बी द डिपॉजिटर्स एज द केस मे बी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सूट इज सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स। So the class action suits are expected to play the important role to address the numerous prejudicial and abusive activities committed by the board of directors and the other managerial person। तो यहाँ आकर मैं बोलूँगा the chapter is over from my side। और 1 hour 32 minutes 1.5 घंटे में आपने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, और इसका भी क्वेश्चन आंसर वेब सीरीज बाद में आएगा। Once again, thank you so much। जय माता दी।